हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर की यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है 2018 का। सब्जेक्ट है आपका बाल विकास। ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 50 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके, जिसमें कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपके अति लघु प्रश्न होते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले होल ने। ठीक है। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है? इससे बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो ये आपने कल भी देखा था। इसका आंसर है आपका सृजनात्मकता, मतलब कि इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं हम क्रिएटिविटी। और आपका है क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, ये आप सभी को पता है। सभी एक जैसे नहीं होते, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्धिक विकास से। अब है आपका 6, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका सही होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर है आपका 7, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो आपके पिछले एक्सपीरियंस हैं उनको आप उसमें नए ढंग से समायोजित कर रहे हैं, मतलब कि नए तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इन सब को हम कहेंगे तर्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है। फिर है आपका 9th क्वेश्चन, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन मतलब कि कोई भी आपके सामने कोई नई परिस्थिति आ गई है, आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 10th है आपका, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली कर्क वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा, तो इसको हम बोलेंगे अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो इसमें आपको पहले ही पता चल रहा है कि कोई बालक तत्पर होता है, मतलब कि कोई एक्साइटेड है कोई बच्चा। तो ये थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। तो इसमें आप लोगों का जो आंसर सही होगा वो होगा तत्परता का नियम। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो आंसर आपका यहीं से पता चल गया, तत्परता का नियम। अब आपका है 12, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो व्यक्ति किस आधार पर सीखता है? सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है आपका। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, और ये कोहलर ने दिया था, कोहलर का है ये। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। कोहलर ने ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब 13 है आप लोगों का, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो उन प्रेरक को क्या कहते हैं जिन्हें अपने प्रयासों से व्यक्ति जो है प्राप्त करता है? वो होते हैं अर्जित प्रेरक।
अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। इसका आपका क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन है ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत। इसका ऑप्शन होगा फोर्थ सही, स्मृति के अंतर्गत। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 में है, वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बार भागों में बांटता है कहलाता है। तो 15 का आप लोगों का माध्य का सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। एंड अब आप लोगों के आते हैं अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट। पहला है आप लोगों का 16, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो शैशवावस्था की जो आयु होती है बाल विकास के अंतर्गत, शैशवावस्था की आयु 0 से 2 वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं जन्म से 2 साल तक होती है। फिर है आपका 17, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर मुख्यतः 3 संवेग पाए जाते हैं। इस संवेग को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इमोशंस। तो वो आपके कौन कौन से हैं, वो है एक तो आपका भय, दूसरा है आपका क्रोध और तीसरा है आपका प्रेम। इसको हम स्नेह भी कह सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। अब आपका है 19, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व को आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो व्यक्ति होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या होते हैं, जो अंतर्मुखी पर्सनैलिटी से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया की बजाय अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और एकांत से प्राप्त करते हैं। मतलब कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं और गहन विचारक भी होते हैं। वो गहन विचारक भी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, धीमे निर्णयकर्ता होते हैं। मतलब कि धीमे निर्णयकर्ता से आपका मतलब है यहाँ पर कि मतलब कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, वे सोच समझकर अपना काम करते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं और ज़्यादा लोगों की बजाय कम लोगों से और भरोसेमंद लोगों से वो अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने एकांत में रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अपने जो अब वो किसी भी कार्य को करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच समझकर वो अपना कार्य करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्मुखी व्यक्ति सामाजिक रूप से असक्रिय होते हैं, वो भी सक्रिय होते हैं और अपने काम को सोच समझकर करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 19 से 109 तक होती है। उसका जो IQ लेवल होता है वो होता है 90 से 109। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। सबसे पहले तो TAT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और इसका जो प्रतिपादन किया था, उन्होंने परीक्षा का निर्माण जो किया था वो किया था आप लोगों का TAT का जो निर्माण किया आप लोगों का वो किया है मुरे एवं मॉर्गन ने। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, बालक के केंद्रक में सामान्यता कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर आता है आप लोगों का सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। वह प्रक्रिया है, सीखने का स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या व्यवहार या फिर अनुभव किसी दूसरी नई परिस्थिति में लागू किया जाता है। और इसको मैं जो बोल रही हूँ आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। 24 है आप लोगों का
बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये हम 2018 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। ये 16 और 17 में भी ये आंसर पूछा गया है। इसका आपका जो आंसर है वो है मैच्योरेशन। इन हिंदी हम लोग कहेंगे परिपक्वता। अब आपका परिपक्वता। अब आपका आता है 25। व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका जो मुख्य अंतर है वो है प्रशासन, समय, लागत और सटीकता का है इसमें मुख्य अंतर। देखो जैसे कि व्यक्तिक हमारा परीक्षण, हम कोई व्यक्तिक परीक्षण कर रहे हैं तो व्यक्तिक परीक्षण में समय अधिक लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा सटीक होता है। सपोज हम व्यक्तिक परीक्षण से मतलब है कि हम लोग एक ही व्यक्ति पर कर रहे हैं अपना परीक्षण, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा लेकिन सटीकता आ जाएगी इसमें। मतलब बिल्कुल हम एक्यूरेट पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति में क्या कमी है और क्या इसमें गुण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। सामूहिक आपको पता चल रहा है समूह से, सामूहिक से ही पता चल रहा है कि ये समूह में हो रहा है परीक्षण। तो एक से ज़्यादा लोगों पर, कई लोगों पर एक ही समय में ये टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें लागत कम लगती है लेकिन सटीकता भी कम ही रहती है इसमें। तो इसमें ये अंतर है। अब 26 है आप लोगों का। पेवलव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, पहले जो पेपर है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेवलव ने किसके ऊपर किया था, कुत्ता, डॉग के ऊपर पेवलव ने अपना टेस्ट किया था। अब है आपका 27। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो 3 नियमों की चर्चा की है थॉर्नडाइक ने, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। एक तो है आपका तत्परता का नियम, एक है आपका प्रभाव का नियम और एक है आपका अभ्यास का नियम। इंग्लिश में इनको हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। तत्परता के नियम को, प्रभाव के नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं और लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं अभ्यास के नियम को। अब है आप लोगों का 28। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है आप लोगों का प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है आपकी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है क्योंकि यह समाज, उपलब्धि और सम्मान के माध्यम से अर्जित की जाती है। और प्यास, भूख, निद्रा जो है ये तो आपकी जन्मजात ही होती हैं, इनको हम प्राइमरी मोटिवेशन में रखेंगे और जो प्रतिष्ठा है ये हमारा सेकेंडरी मोटिवेशन में रहेगा। फिर 29 है आपका, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। तो मतलब सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करना मतलब कि दोबारा से याद करना और उसमें असफलता प्राप्त करना, ये है आपका, इसको वैसे कहें तो फॉरगेटिंग मतलब भूलना है। ये भूलना को शुद्ध हिंदी में कहें तो इसका आंसर होगा आपका विस्मरण या विस्मृति। विस्मरण या विस्मृति। और इसमें क्या है कि यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ या अभ्यास की कमी के कारण याद की गई बातें मस्तिष्क में धुंधली हो जाती हैं या ज़रूरत पड़ने पर याद नहीं आती। जैसे कि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने यदि नहीं लिखा अपनी कॉपी में, जो मैंने बताया वो नोट डाउन नहीं किया, तो आप लोग फ़िलहाल बस सुन रहे हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे या फिर 4-5 दिन का गैप ले लेंगे तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि मैंने आपको क्या बताया है, या फिर अगर वो याद रह भी गया तो वो बहुत धुंधला धुंधला याद रहेगा, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहेंगे। तो बस इसमें यही कहा गया है, यही इस प्रश्न का उत्तर है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मृति कहलाती है या फिर विस्मरण कहलाती है। अब है आपका 30। किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी बहुलक, मतलब कि मोड। इंग्लिश में हम बोलेंगे मोड, हिंदी में बोलेंगे बहुलक।
जैसे कि हमने एक लाइन लिखी 1 2 3 4 2 2 3, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना वो क्या है, हमारा 2 है। तो इसका जो आंसर होगा मतलब लाइन का, तो ये 2 होगा। 2 ही हमारा इसमें क्या है, बहुलक है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है बहुलक। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको इनके उत्तर भी लिखे हुए चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में हैंड रिटन में ले आऊँगी। अदरवाइज़ आप लोगों का काम इसी तरह चल रहा है तो आप चलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए प्रश्न पत्र के साथ।